हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका 2021-22 का प्रीवियस ईयर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द बाइनरी डिजिट्स यूज टू एक्सप्रेस द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। मतलब जो बाइनरी डिजिट है उसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या है, इन बाइनरी नंबर इंटीजर पार्ट ऑफ नंबर इज रिप्रेजेंटेड टू द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी पॉइंट। मतलब जो बाइनरी पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में हम इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड टू द राइट ऑफ द बाइनरी पॉइंट। राइट, जैसा कि यह एग्जांपल आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, एक पॉइंट लगा है दैट इज कॉल्ड बाइनरी पॉइंट। इसके लेफ्ट साइड जो है वो हमारा क्या है, इसके लेफ्ट साइड जो है ये वाला पार्ट इतना पार्ट जो है हमारा इंटीजर है, और इस बाइनरी पॉइंट के राइट साइड जो है, बाइनरी पॉइंट के राइट साइड ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको समझ, जैसे 101.01 ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया एग्जाम्पल है। तो ये हमारा जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड बाइनरी पॉइंट। राइट, इसे हम बाइनरी पॉइंट कहेंगे, जिसको हम ऐसे बता देते हैं ये वाला पॉइंट। एक सेकेंड, जस्ट ये वाला पॉइंट हमारा बाइनरी पॉइंट है। इसके लेफ्ट जो है वो इंटीजर पार्ट है, इसके राइट साइड ये वाला जो है ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हमारा क्या है, इंटीजर पार्ट है। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ बीसीडी एडिशन इज कैरीड आउट। बीसीडी एडिशन जो है कैसे होगा उसके प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करना है विद एग्जांपल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले हमें कन्वर्ट करना है बीसीडी नंबर को बाइनरी नंबर में। बीसीडी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हर एक बीसीडी डिजिट को क्या करना है, 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि उसको बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लिखा हुआ है परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, मींस बाइनरी जैसे एडिशन करते हैं सेम उसी तरह से एडिशन करना है। अब उसमें हो सकता है कि अगर सम लेस देन इक्वल टू 9 है तो उस एडिशन में हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मतलब 0 1 1 0। लेकिन अगर सम ग्रेटर देन 9 आ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इफ़ सम इज ग्रेटर देन 9 तो ऐड 0 1 1 0 टू द फर्स्ट रिजल्ट। कहने का मतलब है अगर सम ग्रेटर देन 9 आ रहा है तो हमें रिजल्ट में क्या करना है, 0 1 1 0 ऐड करना है, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, +6 के। राइट, लेकिन हो सकता है कि सम जो है 9 से ग्रेटर ना हो, 9 के बराबर हो या 9 से छोटा हो, लेकिन अगर 4 बिट बाइनरी नंबर से कैरी जनरेट होकर के नेक्स्ट 4 बिट बाइनरी नंबर में ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में भी हमें जहाँ से कैरी जनरेट होकर के नेक्स्ट 4 बिट में गया है तो उस वाले 4 बिट में हमें क्या करना है, मतलब उस वाले मीन्स प्रीवियस वाले 4 बिट में हमें 0 1 1 0 भी ऐड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि टू ऐड 1 0 0 1 एंड 0 1 0 0। कहने का मतलब है 9 + 4 को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 9 + 4 कितना होता है, 13 1 1 0 1। लेकिन ये हमारा बीसीडी फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 1 1 0 इसको ऐड करना पड़ेगा 1 1 0 1 मतलब 13 में। तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 1 1 ये मिल जाएगा। अब इसको हमें 4 बिट हर एक मतलब 4 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो कि बीसीडी फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3 बार इधर 0 लगा देंगे। यहाँ जो एमएसबी आया है हमारा, यहाँ पे इस वाले 1 पे
यहाँ के इसके पहले 3 बार 0 लगा देंगे, बाकी ये 4 बिट जो है इट इज यहाँ उतार देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा ये BCD नंबर आ गया। चूँकि सम जो हमारा आया था 13 है, जो कि 9 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम 0110 यहाँ पे ऐड कर दिए इस वाले 13 में, तो हमें ये मिला। इसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, राइट, BCD के टर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 1 का C देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंट 4:1 मार्क्स यूजिंग 2:1 मार्क्स। ये ध्यान रखना 2.1 नहीं है, 2:1 मार्क्स है। यहाँ एक बिंदी और लगा लेना इस तरह से। तो 2:1 मार्क्स एंड 2:1 मार्क्स। तो 4:1 मार्क्स में कितने इनपुट हैं? 4 इनपुट हैं। 2:1 मार्क्स में कितने इनपुट हैं? 2 है। 2:1 मार्क्स के लिए कितने सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी? 1। जबकि 4:1 मार्क्स में कितने सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी? 2। तो हम अगर इस तरह से 2:1 मार्क्स, इस तरह से 2:1 मार्क्स यूज कर लें और इनके सेलेक्ट लाइन को क्या कर दें? कॉमन कर दें। इसको भी ऐसे पूरा मिला लो, और नहीं भी मिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, राइट। ये S0 हो जाएगा और एक S1 आ जाएगा। 2 सेलेक्ट लाइन हो गए। हमें 4 इनपुट चाहिए, 2 इनपुट यहाँ हो गया, 2 इनपुट यहाँ हो गया, और एक आउटपुट चाहिए, एक आउटपुट यहाँ हो गया। इस तरह से हम 4:1 मार्क्स को 2:1 मार्क्स से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट। जैसा कि लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? डी मल्टीप्लेक्सर इज अ डिकोडर सर्किट विद एडिशनल इनेबलिंग इनपुट। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट? क्या आप अबव स्टेटमेंट से एग्री हैं? चलिए देख लेते हैं कि अबव स्टेटमेंट से एग्री हैं या नहीं है, राइट। अब देखते हैं क्या लिखा है। एस द डी मल्टीप्लेक्सर इज ए डिकोडर सर्किट विद एडिशनल इनेबलिंग इनपुट। बोला गया है कि जो है मतलब बोला गया कि आप एग्री हैं अबव स्टेटमेंट से, तो आपका आंसर होगा यस। चूँकि डी मल्टीप्लेक्सर में अगर हम एक इनेबल इनपुट और यूज कर लें तो डी मल्टीप्लेक्सर एज ए डिकोडर की तरह वर्क करने लगेगा। अब पहले हम जान लेते हैं डी मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। डी मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, राइट, जिसमें एक सिंगल इनपुट लाइन होता है और मल्टीपल आउटपुट लाइन्स होते हैं, राइट। इसमें हमारा जो सिंगल इनपुट लाइन है कौन से आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र होगा, तो उस आउटपुट लाइन को सेलेक्ट करने का काम किसका होता है? सेलेक्ट लाइन का होता है। सेलेक्ट लाइन ये डिसाइड करेगा ये जो हमारा सिंगल इनपुट है कौन से आउटपुट पे ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो वही लिखा है डी मल्टीप्लेक्सर कंट्रोल इनपुट डिटरमाइन विच आउटपुट इज सेलेक्टेड, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट में बोला गया है गिव द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। मतलब पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताना है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो जो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि सर्किट या रिएक्ट टू द राइजिंग एज। राइजिंग एज मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई। जैसे यहाँ हम एक बना देते हैं, क्लॉक पल्स बना देते हैं, ये है हमारी क्लॉक पल्स। तो राइजिंग एज मतलब ये वाली एज, मतलब लो टू हाई। अब उसके बाद अब सिग्नल, क्लॉक सिग्नल की बात हो रही है। और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मतलब ये, इसका क्या मतलब है कि जो सर्किट रिस्पॉन्ड करेगी वो फॉलिंग एज पे करेगी, मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो। ये हाई पॉइंट हमारा, ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है। हाई टू लो मतलब ऐसे, इसे हम फॉलिंग एज बोलेंगे, हाई टू लो, और इसको वाले को हम राइजिंग एज बोलेंगे, लो टू हाई। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कब होगा? जब ये लो टू हाई जा रहा है। क्योंकि लो से हाई जा रहा है तो इसलिए पॉजिटिव एज, ये हाई से लो आ रहा है इसलिए इसे हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग बोलेंगे, मतलब फॉलिंग एज पे। तो कहने का मतलब है कुल मिला जुला के ये समझिए कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग सर्किट मतलब को जो है क्लॉक पल्स के राइजिंग एज पे, मतलब जब क्लॉक पल्स लो से हाई की तरफ जा रही होगी तब ट्रिगर करेगी या तब रिएक्ट करेगी। और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग डिवाइस का मतलब है कि अगर सर्किट तब रिस्पॉन्ड करेगी क्लॉक सिग्नल के जब क्लॉक सिग्नल हाई टू लो आ रहा होगा, मतलब फॉलिंग एज होगा, राइट। ये हमारा कंप्लीट जो है डिस्कशन हो गया पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 1 का F। इसमें क्या लिखा है कि एक फ्लिप फ्लॉप है जिसका डिले कितना है? जो डिले है वो 5 नैनोसेकंड का है। इसमें बोला जा रहा है फिर टाइम द क्लॉक एज अकर टू द टाइम द आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंटेड। आउटपुट कैसा हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिले इन 10 बिट रिपल काउंटर? 10 बिट बाइनरी रिपल काउंटर, ये विशेष ध्यान रखना,
ठीक है। दैट यूजेज दीज फ्लिप फ्लॉप, जो कि इन फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहा है। हर एक फ्लिप फ्लॉप का कितना सेकंड डिले है, 5 नैनो सेकंड है। बोला जा रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द काउंटर दैट ऑपरेट रिलायबली, राइट। तो मतलब फ्रिक्वेंसी पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या होगा। तो अब देखो अब 10 बिट रिपल काउंटर है, तो हर एक बिट के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 1 बिट। चूँकि फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, तो 10 बिट बाइनरी रिपल काउंटर का मतलब ये हो गया कि इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 10 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। और हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए कितने सेकंड का डिले है, 5 नैनो सेकंड का है। तो टोटल डिले कितना आ जाएगा, जो मैक्सिमम डिले आ जाएगा 10 × 5 मतलब 50 नैनो सेकंड का डिले आ जाएगा। अब फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एफ बराबर होता है 1/t, 1/t होता है, राइट। अब 1/t होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/50 नैनो सेकंड हो जाएगा, यही तो होगा। और 1/50 नैनो सेकंड का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे समझें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/50 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻9 मतलब अगर हम ऊपर 1000 लिख दें ऐसे, और अपान में 50 गुणे में 10⁻⁻6 लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 20। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 20 अपान में, आंसर नहीं मतलब इसके पहले 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 को अगर हम ऊपर ले जाएं, 10⁻⁻6 को अगर हम ऊपर ले जाएं, तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6 बन जाएगा। क्योंकि -6 अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 20 इंटू 10⁻6, तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, 20 मेगाहर्ट्ज, राइट। 10⁻6 हो जाएगा मेगाहर्ट्ज, और 20 मतलब 20 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। ये जो 6 लिखा हुआ है ये पावर में है, राइट। ये जो 6 लिखा है ये क्या है, 10 की पावर में है। तो कहने का मतलब आंसर आ जाएगा 20 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने सॉल्यूशन बता दिया। 10 × 5 करेंगे 50 नैनो सेकंड, 1/50 नैनो सेकंड करेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, जो कि 20 मेगाहर्ट्ज आएगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 का जी है, डिफाइन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल रेस। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल रेस को डिफाइन करने के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो लिखा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिटिकल रेस कंडीशन अकर व्हेन order in which internal variable change determine the final state of a system while non-critical race condition does not। मतलब क्रिटिकल रेस कंडीशन तब अकर होती है जब हमारा क्या है, इंटरनल वेरिएबल मतलब प्रेजेंट स्टेट जो है फाइनल स्टेट को डिटरमाइन करती है, तो उसे हमें क्रिटिकल रेस कंडीशन अकर होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉन क्रिटिकल रेस में मतलब ऐसा नहीं होता, अगर नहीं है तो ऐसा इसे नॉन क्रिटिकल रेस कहेंगे, राइट। अगर प्रेजेंट स्टेट फाइनल स्टेट को डिटरमाइन कर रही है तो उसे हम क्रिटिकल रेस, अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम नॉन क्रिटिकल रेस कहेंगे। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है। ये लिखा है फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर इन विच इंटरनल वेरिएबल चेंज। इंटरनल वेरिएबल मीन्स प्रेजेंट स्टेट अगर चेंज होता है तो फाइनल स्टेट सिस्टम का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो सिस्टम की फाइनल स्टेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। अगर इंटरनल वेरिएबल चेंज होगा तो फाइनल स्टेट भी क्या हो जाएगी, सिस्टम की चेंज हो जाएगी। एग्जांपल की बात करें, इफ़ 2 लाइट स्विचेज कनेक्टेड टू द सेम लाइट आर फ्लिप्ड साइमल्टेनियसली द सर्किट ब्लो, दिस इज ए क्रिटिकल रेस कंडीशन, राइट। तो सर्किट क्या करेगी, ब्लो करेगी। इसी तरह से नॉन क्रिटिकल की बात करें तो फाइनल स्टेट ऑफ द सर्किट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर इन विच इंटरनल वेरिएबल चेंज। कहने का मतलब है अगर हम फाइनल नॉन क्रिटिकल रेस की बात करें तो इसमें जो सिस्टम की फाइनल स्टेट होती है वो इंटरनल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल वेरिएबल चेंज हो या ना चेंज हो, फाइनल स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में बोला गया है इफ़ 2 लाइट स्विचेज connected to the same light are flipped simultaneously, right, the light turns on and this is non-critical
रेस कंडीशन। मतलब जो है सेम लाइट, दो लाइट स्विचेज हैं, सेम लाइट से कनेक्टेड है और वो फ्लिप कर रही हैं, तो जबकि लाइट टर्न ऑन एंड दिस इज नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन। तो कहने का मतलब है अगर आपको 2 नंबर में आए तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर में आप सीधा ये समझिए क्रिटिकल रेस कंडीशन क्या है, नॉन क्रिटिकल रेस की कंडीशन की डिफिनीशन लिख दीजिए, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो कितना लिखना है, तो मैं एकदम पूरा बता देता हूँ, सिर्फ इतना ही लिखना। क्रिटिकल रेस में लिख देना द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर इन विच इंटरनल वेरिएबल चेंज, बस इतना लिखना। और नॉन क्रिटिकल में लिखना फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर इन विच इंटरनल वेरिएबल चेंज। आप ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, इतने में 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एच क्वेश्चन पार्ट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट असाइनमेंट। स्टेट असाइनमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में जानते हैं। लिखा है स्टेट असाइनमेंट इज ए क्रूशियल प्रोसेस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इन्वॉल्व्स असाइनिंग बाइनरी कोड्स टू द स्टेट ऑफ द फाइनाइट स्टेट मशीन, FSM जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ रिजल्टिंग सर्किट। कहने का मतलब है इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, आप सिंपल तरीके से समझिए। तो स्टेट असाइनमेंट क्या है कि फाइनाइट स्टेट मशीन में, ये जो हमारा FSM लिखा है, फाइनाइट स्टेट मशीन में हम क्या करते हैं, हर एक स्टेट को बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब फिर अगर नंबर ऑफ स्टेट्स अगर ज़्यादा होती है तो हमारे उसको बनाने के लिए या उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स ज़्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स ज़्यादा लगेंगे, जिससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा और एरिया भी ज़्यादा लगेगा। मतलब जिस चिप पे डिज़ाइन करोगे उस पर एरिया भी ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लॉजिक गेट ज़्यादा लगेंगे तो एरिया भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो स्टेट असाइनमेंट में क्या होता है कि हम स्टेट मतलब रिड्यूस करेंगे। स्टेट को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड लॉजिक गेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और एरिया भी जो होगा वो कम कंज्यूम होगा या कम लगेगा, राइट। तो ये जो है सिग्निफिकेंस है स्टेट असाइनमेंट का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट, जिसमें लिखा है व्हाई ECL इज फास्टर देन TTL। इसका आंसर सिर्फ 2 ही 3 लाइन का है, वैसे तो मैंने काफ़ी डिटेल में लिख रखा है। ECL का पूरा नाम होता है एमीटर कपल्ड लॉजिक इज फास्टर देन TTL बिकॉज इट यूजेज स्मॉल वोल्टेज स्विंग। ध्यान रखना, यहाँ क्या ध्यान रखना है, स्मॉल वोल्टेज स्विंग prevent transistor from entering saturation and has a high input impedance and low output resistance। कहने का मतलब है ECL TTL से इसलिए फास्टर होती है, इसका जो वोल्टेज स्विंग होता है वो काफ़ी कम होता है और इसका जो प्रोपेगेशन डिले होता है वो अप्रॉक्सीमेट 2 नैनोसेकंड होता है, जबकि TTL का जो प्रोपेगेशन डिले है वो लगभग 12 नैनोसेकंड होता है। मतलब ECL का प्रोपेगेशन डिले 2 नैनोसेकंड और TTL का प्रोपेगेशन डिले 12 नैनोसेकंड होता है, ठीक है। और ECL का जो वोल्टेज स्विंग है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ TTL, जिसकी वजह से ECL क्या फास्ट होता है। ये ECL क्या करता है, जब इसका वोल्टेज स्विंग बहुत कम होता है तो ये ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में जाने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से ये जो है फास्ट हो जाता है। और इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, जिसकी वजह से लोडिंग इफेक्ट नहीं होता, और आउट इम्पीडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं ये क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग हो जाती है नेक्स्ट डिवाइस के साथ। इसलिए ये जो है ECL बेटर होता है इन कंपेरिजन ऑफ क्या है TTL। और इसको अगर डिटेल में जानना चाहें तो ECL का जो वोल्टेज स्विंग होता है 0.8 वोल्ट होता है और ECL ट्रांजिस्टर ऑलवेज वर्क इन कट ऑफ मोड एंड एक्टिव मोड एंड रिड्यूसिंग प्रोपेगेशन डिले। क्योंकि ECL क्या करता है, स्मॉल वोल्टेज स्विंग होने की वजह से ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में इंटर नहीं करने देता है, तो कहाँ पे ऑपरेट करेगा ECL के ट्रांजिस्टर, कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेंगे और एक्टिव मोड में ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से प्रोपेगेशन डिले कम हो जाएगा और ये फास्ट बन जाएगी, राइट। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, ECL पावर डिसिपेशन इज 3 to 10 टाइम्स हायर देन TTL। जबकि पावर डिसिपेशन क्या है, ECL में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ TTL, लेकिन स्पीड के मामले में ECL ज़्यादा फास्ट होती है इन कंपेरिजन ऑफ
TTL। काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन 2 नंबर के हिसाब से जितना मैंने बता दिया उतना लिख देंगे तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, जे क्या लिखा है कि स्टैटिक रैम और किसमें, 1 मिनट जस्ट इसको हटाते हैं। क्या क्या है स्टेट, हाँ यस रैम यानी स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग स्टैटिक रैम और डायनेमिक। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा है यस रैम इज हैज लोअर एक्सेस टाइम, तो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू डायनेमिक रैम। यस रैम में क्या होता है, जो स्टैटिक रैम होता है उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, मतलब इसे आसानी से बहुत जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड फास्ट होती है इन कंपेरिजन ऑफ डायनेमिक रैम। इसका जस्ट अपोजिट डायनेमिक रैम में लिख देना है। दूसरा है कि यस रैम क्या होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब कास्टलियर होता है या हाई प्राइस होती है इन कंपेरिजन ऑफ डायनेमिक रैम, जबकि ये क्या लेस मतलब होता है कास्ट इन कंपेरिजन ऑफ यस रैम मतलब स्टैटिक रैम। फिर लिखा है कि स्टैटिक रैम रिक्वायर कांस्टेंट पावर सप्लाई विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम मोर पावर। तो कहने का मतलब है कि जो पावर कंजम्पशन होता है स्टैटिक रैम में वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ डायनेमिक रैम। तो इसको जस्ट अपोजिट डायनेमिक रैम में लिख देंगे, वही सेम आंसर हो जाएगा, राइट। अब फोर्थ डिफरेंस लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम, ये लिखा हुआ है, राइट। तो डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में स्टैटिक रैम की जो है कैपेसिटी कम होती है क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, राइट। फिर इसका जस्ट अपोजिट आप डायनेमिक रैम में लिख सकते हैं। फिर लिखा है स्टैटिक रैम हैज लो पैकेजिंग डेंसिटी, पैकिंग डेंसिटी भी जो होती है स्टैटिक रैम की कम होती है, जबकि डायनेमिक रैम की पैकिंग डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो आप इसे जो है लिख सकते हैं। 4-5 डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, आप कम से कम 2 से 3 डिफरेंस एटलीस्ट लिख दीजिएगा, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमने क्या किया, 2021-22 में जो आए हुए क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, उसका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।